तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। यूट्यूब के इस स्पेशल सेशन में जो एनसीईआरटी आधारित सीरीज है, उस सीरीज का जो कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसके बारे में एक बार देख ले रहे हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से क्लास 6 की एनसीईआरटी का क्लास हम लोगों ने किया था, आपने कॉन्सेप्ट को समझा, फैक्ट को समझा, उससे संबंधित जो एमसीक्यूज हो सकते थे उसके बारे में समझा। ठीक उसी तरीके से 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, उसका जो फैक्ट्स है उसको समझेंगे और उस प्रत्येक टॉपिक के साथ जो एमसीक्यू होगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 7th क्लास के एनसीईआरटी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है इसमें पहला टॉपिक जो है वो पर्यावरण के संदर्भ में है, कुछ परिचयात्मक होगा। आज हम लोग इसी टॉपिक पर क्लास करेंगे, पर्यावरण वाले टॉपिक पर। दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो है हमारे पृथ्वी की अंदर, यानी कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में इसमें हमें बेसिक जानकारी मिलेगी सेकेंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक जो है हमारी बदलती हुई पृथ्वी है। चौथा वायु यानी कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में और विंड्स के बारे में जानकारी होगी, टाइप्स ऑफ विंड सब के बारे में। फिर जो छठा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। पांचवा में कुछ मिस टाइप हुआ है, पूरी तरीके से आया नहीं है, वो जब हम लोग क्लास करने के लिए जाएंगे तो आपको बता देंगे। सातवां है मानव पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार के साधन। आठवां टॉपिक है इसमें मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। नौवां है शीतोष्ण घास स्थल में जो जीवन है वो। और 10वां टॉपिक है रेगिस्तान में जीवन। यानी कुल मिला के 7th क्लास के एनसीईआरटी में 10 टॉपिक हैं। यानी एक एक टॉपिक करके यदि हम लोग एक दिन में कक्षा करते हैं तो लगभग 10 दिनों तक ये एनसीईआरटी चलेगा। तो कुल मिला के ये ध्यान में रखना है कि अभी 8-10 दिनों तक हम लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी में रहेंगे और उसमें प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे, एमसीक्यू साथ करते जाएंगे। पर्यावरण वाला जो पहला टॉपिक है आज इस पर हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 7th क्लास का एनसीईआरटी है और 7th क्लास के बच्चों को एक तरीके से 7th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी होगा उसी के हिसाब से पर्यावरण को समझना है। ऐसा नहीं समझना है कि सर ने पर्यावरण के बारे में डिटेल से नहीं बताया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसे जैसे आपकी कक्षाएं ऊपर बढ़ते जाएगी चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ता जाएगा, मटेरियल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि पर्यावरण के ऊपर जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इसमें अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो, किसी कॉन्सेप्ट के स्तर पर, किसी फैक्ट्स के स्तर पर, तो आप बेशक प्रश्न पूछेंगे। जब मैं कहूँगा कि अब आप प्रश्न पूछिए तब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्योंकि जब मैं फ्लो में आपको समझाने के क्रम में रहता हूँ तो मैं आपके कमेंट बॉक्स को नहीं देखता हूँ, मेरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आप लोगों को समझाने के ऊपर होता है। तो जब मैं कहूँ कि अब आप पूछिए तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी होगी आप उसको लिखिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो पर्यावरण में सबसे पहले जो पर्यावरण का टॉपिक है उस टॉपिक में हमें क्या क्या जानना है, पहले टॉपिक में ये हमें एक मेमोराइज कर लेना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक बार हम उस टॉपिक का ऑल ओवर फ्रेमिंग कर लें कि इस टॉपिक में कितने डायमेंशन बनते हैं और क्या क्या चीजें हमें समझनी है। तो पर्यावरण वाले टॉपिक में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पर्यावरण क्या है। दूसरा हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण के घटक अर्थात कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तीसरा हम लोग जानेंगे पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। फिर परितंत्र क्या है, क्या पर्यावरण और परितंत्र दोनों एक ही चीज है या दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर मानव पर्यावरण संबंध के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो इस 5 टॉपिक के सहारे
पर्यावरण वाले टॉपिक को एनालाइज करेंगे। तो आइए आप सभी लोग इसको ध्यान पूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास करना है, और साथ साथ अपना नोट्स भी बनाना है, हालांकि आपको ये पीडीएफ भी चला जाएगा। तो पर्यावरण क्या है ये सबसे पहले है। तो पर्यावरण जो है ये एक फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं पर्यावरण के लिए, उसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर से हुई है। यानी पर्यावरण के लिए जो हम अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट यूज करते हैं, वो एनवायरनमेंट जो शब्द है किस भाषा के मूल शब्द से उत्पन्न है, तो फ्रेंच शब्द है। और फ्रेंच शब्द इसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, एनवायरोनर यूज करते हैं। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पड़ोस में, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं वो हमारे चारों तरफ की वस्तुएं, पड़ोस का अर्थ यही होता है। तो पड़ोस कहें, एनवायरनर का अर्थ पड़ोस कहें, या हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं वो कहें, ये इसका अर्थ है। अर्थात हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग यानी कि पीपल, स्थान, प्लेस और वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कह सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, आप अपने आप को खड़ा जहां पे हैं उसी से आप इसको मेमोराइज कीजिए कि आप जहां पर हैं, चाहे आप घर में हैं या घर के बाहर हैं, तो आप जहां पर हैं उसके चारों ओर जो लोग हैं, लोग के साथ साथ जो स्थान है, स्थान के साथ साथ जो वस्तुएं हैं, और वस्तुएं के साथ साथ जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सोचेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने चारों तरफ एक मेंटल इमेजिनेशन करके देखेंगे कि आपके चारों तरफ क्या है। तो जब आप आंख बंद करेंगे और अपने चारों तरफ देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि कुछ प्राकृतिक चीजें हैं जिसमें वनस्पति, जीव जंतु होगा। आपको दिखाई देगा कि आपके चारों तरफ अगल बगल में कुछ आपके मित्र हैं, कुछ दोस्त हैं, जो आपको मेंटल इमेजिनेशन में दिखाई देगा। और साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कि मानव निर्मित जो ढांचा है, उसकी जो विचारधाराएं हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, वो आपको दिखाई देगा। मानव निर्मित ढांचा जैसे भवन है, रोड है, सड़क है, इस तरह की चीजें भी आप उसमें देखेंगे। तो इन सारे चीजों को हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात अब इसका अर्थ ये होता है कि पर्यावरण जो है प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है, मिश्रण है। जैसे मैंने कहा कि जब आप एक बार अपने आंख को क्लोज करें और मेंटल इमेजिनेशन में सोचें कि आपके चारों तरफ क्या क्या है, तो आपके चारों तरफ दो ही प्रकार की चीजें दिखाई दे सकती है। एक नेचुरल चीजें दिखाई दे सकती है और दूसरी आर्टिफिशियल चीजें दिखाई दे सकती है। नेचुरल चीजें जो भी आप देखेंगे वो प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति का अंग हो जाएगा, चाहे वो मृदा है, वनस्पति है, जंतु है, वायु है, या XYZ है। और जो आर्टिफिशियल चीजें हैं जिसमें मानव निर्मित ढांचा होगा वो आपको दिखाई देगा। तो इन दोनों के मिश्रण से जो एक सिस्टम बनता है, जो एक व्यवस्था बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में अब जैसे आप इस तरीके से देख लेंगे कि पर्यावरण में दो परिघटनाओं का या दो चीजों का कंपाइलेशन है, एक प्रकृति प्रदत्त और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है, जबकि मानवीय पर्यावरण में क्या हो जाएगा कि मानव की पारस्परिक क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। अब थोड़ा सा और बड़े तौर पर जाएंगे तो पर्यावरण का क्या अर्थ निकल गया कि इसका अर्थ बड़े तौर पर देखेंगे तो पर्यावरण के दो परिघटनाओं का जो मिश्रण है, इसमें दो अंग हो गए पर्यावरण के, एक प्राकृतिक पर्यावरण का अंग हो गया और दूसरा मानवीय पर्यावरण का अंग हो गया। तो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग क्या होगा कि पृथ्वी पर जो हमें चीजें दिखाई देती है उसमें क्या है कि पृथ्वी पर जो चीजें पाई जाती है जिसमें कुछ जीवीय है, जीवीय कहने का अर्थ है जिसमें जीवन है, जैसे प्लांट है, जंतु है, इंसेक्टिसाइड्स है, जो कीड़े मकोड़े फतिंगे हैं ये। और अजीवीय का अर्थ है कि जिसमें जीवन नहीं है। तो जीवीय और अजीवीय ये दोनों प्रकृति प्रदत्त है,
जो प्राकृतिक रूप से हमें पाया जाता है या हमें मिलता है पृथ्वी पर और हमारे चारों तरफ। जबकि मानव निर्मित जो पर्यावरण होगा उसमें क्या आ जाएगा कि मानव की पारस्परिक क्रियाएं, मानव की परस्पर क्रियाएं का अर्थ है कि हम और आप एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, यानी आप अपने नजदीक के लोगों से किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं। दूसरा है आपकी गतिविधियां, तो हमारी गतिविधियां क्या हो सकती है, हमारी राजनीतिक गतिविधियां हो सकती है, हमारी सामाजिक गतिविधियां हो सकती है, हमारी आर्थिक गतिविधियां हो सकती है, हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां हो सकती है, हमारी धार्मिक गतिविधियां। इसका अर्थ है कि मानव की जो राजनीतिक गतिविधियां और विचारधारा है, उसकी जो सामाजिक गतिविधियां और विचारधारा है, उसकी जो आर्थिक गतिविधियां और विचारधारा, उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां और विचारधारा, ये भी पर्यावरण के घटक हैं जो ह्यूमन मेड हैं। और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं, तो उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं क्या है, जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, इस तरह के जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो, तो बड़े व्यापक तौर पर यहाँ पर पर्यावरण को परिभाषित किया गया। फिर से आप एक बार इसको पेज को समराइज करते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले पर्यावरण, जिसके लिए हम लोग एनवायरमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं, उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से हुई है। और फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से जो हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, हमारे पड़ोस में। हमारे पड़ोस का अर्थ है कि यदि हम इसको थोड़ा सा और व्यापक ले लेंगे तो इसका अर्थ है कि हमारे चारों ओर। तो अब जब हमारे चारों ओर इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग हैं, जो स्थान है, जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति है, वो पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये वो पर्यावरण है। इस तरीके से पर्यावरण जो है एक प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है, योग है, मिश्रण है। अब इस तरीके से यदि हम लोग जाएंगे तो एक मानव निर्मित पर्यावरण का अंग होगा और एक प्राकृतिक पर्यावरण का अंग हो जाएगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीवीय, जीवीय कहने का अर्थ है जिसमें जीवन है, और अजीवीय जिसमें जीवन नहीं है लेकिन वो जैविक घटकों के लिए जरूरी है। तो जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है। जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में क्या हो जाएगा कि मानव समुदाय अपने में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है, उनकी जो गतिविधियां हैं, जो मानवीय गतिविधियां हैं, कौन सी गतिविधियां हैं, तो हमारी जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, और फिर जो हमारे द्वारा निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इन सभी को मिलाकर पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रकृति और मानव निर्मित। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पर्यावरण के तत्व जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के बहुत सारे अजीबीय घटक ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए पर्यावरण एक मानसिक संकल्पना भी है, एक मेंटल स्टेटस को व्यक्त करता है कि जब हम अपने आंख को बंद करते हैं तो जो हमें महसूस होता है वो। तो इसलिए पर्यावरण क्या है, एक मानसिक संकल्पना को भी व्यक्त करता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा पर्यावरण के घटक। अब इस तरीके से यदि हम पर्यावरण के घटक और कंपोनेंट को देखते हैं तो प्रकृति निर्मित जो पर्यावरण हो जाएंगे उसके 3 घटक हो जाएंगे। हालांकि जो भौतिक घटक है ऑब्वियसली अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन प्रकृति निर्मित पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। एक जैविक घटक, जैविक घटक का अर्थ है कि जिसमें जीवन है, ठीक ना, जिसमें ग्रोथ, जनन करने की क्षमता है, जैविक घटक। अजैविक घटक का अर्थ है कि जिसमें ग्रोथ, जनन करने की क्षमता नहीं है, वो हो जाएगा। और भौतिक घटक है। तो जैविक घटक में जो शामिल होते हैं पर्यावरण में, इसमें एक शामिल होता है किसी भी पर्यावरण के जैविक घटक में उत्पादक, दूसरा इसमें शामिल होता है जिसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर, और तीसरा इसमें शामिल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक या डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में जो जैविक घटक होते हैं उसमें 3 स्तर के प्राणी शामिल होते हैं। उत्पादक, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर हम लोग किसको कहेंगे,
तो किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे जीव या जीवों के समूह समुदाय जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करने की क्षमता है, वो उस पर्यावरण का उत्पादक है। दूसरा होता है उपभोक्ता, यानी कि जो उत्पादक या अन्य समुदाय पर निर्भर है, वो हो जाएगा उपभोक्ता। तो किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में जो कंज्यूमर्स होते हैं, इसके कई हायरार्की होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शियरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। और अपघटक, जिसको हम लोग डीकम्पोजर्स कहते हैं, ये होते हैं जो मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। तो ये जैविक घटक है। और जैविक घटक जो किसी पर्यावरण का होता है, हम इसे दो सेक्शन में रख सकते हैं। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कार्बनिक घटक, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं अकार्बनिक घटक। यानी कि ऐसा तत्व पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित है वो कार्बनिक घटक हो जाएगा, और ऐसा तत्व पदार्थ जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है वो अकार्बनिक घटक हो जाएगा। विभिन्न गैस, मिनरल्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और भौतिक घटक जो है, इसके अंतर्गत हम लोग किसको शामिल करेंगे? इसमें हम लोग शामिल करते हैं प्रकाश को शामिल करते हैं, इसमें हम लोग वायु को शामिल करते हैं, इसमें हम लोग तापमान को शामिल करते हैं, इसमें हम लोग वर्षा को शामिल करते हैं, इसमें हम लोग आर्द्रता को शामिल करते हैं, इसमें हम लोग मृदा को शामिल करते हैं, या आप चट्टान कह सकते हो। ये सभी क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है। हालांकि हम इन्हें अजैविक घटक के अंतर्गत भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर समझ करने के लिए हमने इसे 3 भागों में रख दिया है। तो एक प्रकृति द्वारा जो निर्मित पर्यावरण होता है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। जैविक घटक क्या होता है ये, और इसमें कौन कौन आते हैं, ये आपके सामने में जो लिखा हुआ है। अजैविक घटक कौन होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, ये आपके सामने में लिखा हुआ है। और फिजिकल कंपोनेंट कौन होते हैं, वो आपके सामने में लिखा हुआ है। तो ये पर्यावरण के कंपोनेंट हैं। अब जो पर्यावरण आपने पढ़ाई की है अभी तक, उसका एक इमेज डायग्राम है, आप देखो। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, तो एक नेचुरल कंपोनेंट है, जैसे कि जल है, एयर है यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और लैंड लिथोस्फीयर, ये क्या है? नेचुरल है। और लिविंग थिंग्स जो बायोस्फीयर है, जिसमें जीव जंतु आ जाएंगे, ये नेचुरल है पर्यावरण के। जो इसके बाद आप देखोगे कि पर्यावरण में जो ह्यूमन मेड है, जैसे बिल्डिंग है, पार्क्स है, ब्रिज है, रोड्स है, जो है सो मोन्यूमेंट्स हैं और इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या है? ह्यूमन मेड पर्यावरण के अंग हैं। और ह्यूमन जो हमने आपको बताया था, जैसे आप देखो व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर, रिलीजन, शिक्षा, इस तरीके के जो भी हमारे द्वारा पॉलिटिकल, सोशल जो भी बनाए जाते हैं, वो पर्यावरण के अंग माने जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज के विकास पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो पहले जो आपने पहले पेज को पढ़ा है, उसी का ये डायग्राम है। ये डायग्राम ये कहता है कि प्राकृतिक की जो वस्तुएं हैं वो, और मानव निर्मित जो विचारधाराएं, संस्थाएं, वस्तुएं हैं, ये दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उसी में प्रकृति जो निर्मित चीजें हैं जो हमें पृथ्वी पर मिलती है, तो उस पर क्या मिल सकता है? जल मिल सकता है, वायु मिल सकता है, और एक पृथ्वी तो है ही, वो है। और उस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वो ये प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। और ह्यूमन मेड जो पर्यावरण का अंग हो जाएगा, एक तो जैसे कहा कि हम आप व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामुदायिक स्तर पर कैसे इंटरेक्शन करते हैं वो। फिर जो हमारी धार्मिक विचारधारा है, शैक्षणिक विचारधाराएं और संस्थाएं हैं, जो आर्थिक विचारधाराएं, संस्थाएं, जो पॉलिटिकल विचारधाराएं और संस्थाएं, ये भी पर्यावरण का अंग है। और जो हमारे द्वारा निर्मित ह्यूमन मेड है, जैसे बिल्डिंग है, पार्क्स है, ब्रिज है, रोड्स है, मोन्यूमेंट्स है एंड इंडस्ट्रीज है, दे ऑल आर द
कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो ये कंपोनेंट है प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो पर्यावरण के प्रकार क्या हो जाएंगे, तो दो, जैसे पहले ही हमने थोड़ा सा ऊपर से लिंक करते आएंगे कि हमने देखा है कि पर्यावरण का जो निर्माण है वो कैसे हो रहा है, तो प्रकृति की जो पदार्थ वस्तुएं हैं वो और मानवीय जो विचारधाराएं संस्थाएं वस्तुएं हैं, इन दोनों के सम्मिश्रण से पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इस तरीके से बड़े तौर पर जाएंगे तो पर्यावरण के दो प्रकार हो जाएंगे, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के तीन अंग हो जाएंगे, एक स्थल मंडल जिस पर हम लोग रहते हैं, और स्थल मंडल में जो पाई जाने वाली मृदाएं हैं, जो मृदाएं बनती है वहां से वनस्पति को जो है पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, और वनस्पति जो मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करता है वह फिर अन्य जीवों में उपभोक्ताओं में संचारित होता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से। दूसरा जो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है वो है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा जो प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है वो है वायुमंडल जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में छठे वाले में जिक्र कर चुके हैं। और इन तीनों मंडल का जहां पर को एग्जिस्टेंस है उससे एक चौथे मंडल का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल वह क्षेत्र है जहां पर वनस्पति, जीव जंतु और मानव के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, जैव मंडल। तो इस जैव मंडल को समझने के लिए यदि आप एक छोटा सा वेन डायग्राम ले लो तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप इसको समझ लें कि ये क्या है, स्थल मंडल है, ये स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो है जल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो ये क्या है, वायुमंडल है। और इन सभी का जो कोएग्जिस्टेंस का क्षेत्र है, तीनों मंडल के कोएग्जिस्टेंस का क्षेत्र है, इससे एक चौथे मंडल का सृजन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं या बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां पर वनस्पति, जीव जंतु और प्रत्येक प्राणी समुदाय के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध है, अर्थात वहां पर जल की उपलब्धता है, वायु की उपलब्धता और मृदा से खनिज तत्व और पोषक की उपलब्धता है। तो ऐसे कोएग्जिस्टेंस को क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के कोएग्जिस्टेंस का क्षेत्र है जहां पर जीवन के लिए अनुकूल दशा उपलब्ध है, वो जैव मंडल है। अब तो ये तो हो गया प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके अंग, और तीन जो प्राकृतिक पर्यावरण है उनसे एक चौथे मंडल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, जैव मंडल। अब है मानवीय पर्यावरण। तो इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं शामिल है, मानवीय गतिविधियां शामिल है और मानव के द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है, जो आपने पीछे के स्लाइड पर एग्जाम के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से देखा है। मानव की परस्पर क्रियाएं को किस तरीके से समझेंगे, तीन लाइन है, तीनों लाइन का व्यापक अर्थ है। मानव की परस्पर क्रियाएं का अर्थ है कि हम आप व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामुदायिक रूप से कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, खुद पीपल के स्तर पर, और पर्यावरण के जो घटक हैं उनसे कैसे इंटरेक्शन उत्पन्न करते हैं। मानवीय गतिविधि का अर्थ हो गया कि जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है, जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक विचारधाराएं और संस्थाएं हैं, वो क्या हो जाएगा, मानवीय गतिविधियां हैं। और फिर है कि मानव के द्वारा बनाई गई रचनाएं। अभी आपने पीछे जो डायग्राम था उसमें आपने देखा है कि मानव के द्वारा बनाई गई रचनाओं में कौन है, तो बिल्डिंग है, रोड्स है, मॉन्यूमेंट्स है, स्कूल है, इस तरीके के जो भी कंस्ट्रक्शन है जो ह्यूमन मेड है वो मानवीय पर्यावरण का अंग है। अब ये जो तमाम मानवीय गतिविधियां, परस्पर क्रियाएं और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं हैं, वो एंड जो नेचुरल एनवायरनमेंट का अंग है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्लियर है सभी का?
तो ये हो गए पर्यावरण के प्रकार, दोनों तरफ से याद रखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में। और प्राकृतिक पर्यावरण में जो एक पेज एक्स्ट्रा लिया है जैव मंडल को समझने के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट हो जाएगा, अब आप इसको देख लो, जो थोड़ा सा आपने पढ़ाई की है वो। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो हाइड्रोस्फीयर है और जो लिथोस्फीयर है, इसका जो को एग्जिस्टेंस का एरिया होता है, इसको हम लोग इकोस्फीयर भी कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर भी कहते हैं। इकोस्फीयर ही बायोस्फीयर है, दोनों आप ध्यान से सुनेंगे। इकोस्फीयर ही क्या है, बायोस्फीयर। इकोस्फीयर का अर्थ होता है कि जहां पर जैविक और अजैविक घटक हमें पाए जाते हैं, वो इकोस्फीयर है। तो इस डायग्राम को भी, और यहाँ पर इस डायग्राम को भी आप याद रखेंगे कि बायोस्फीयर में देखो कि ये लिथोस्फीयर का एरिया लिखा हुआ है, ये लिथोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर का एरिया है, और ये जल का क्षेत्र है जो हाइड्रोस्फीयर का। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जो ये कोएग्जिस्टेंस का एरिया है, जिसमें मानवीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, इनको हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं या जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में आपको बताया कि जो जैव मंडल है वह क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और वायु का कोएग्जिस्टेंस है, और जहां पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं हमें मिलती है। यहां तक सभी का क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, बताइए यहां तक सभी का क्लियर है? जो अभी तक बताया है उसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पर्यावरण और वातावरण में क्या अंतर है? बहुत अंतर नहीं है। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ का होता है वही, और वातावरण का भी अर्थ वही होता है लगभग। क्लियर है सभी का? अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप अपने विचार, तो हम आपको उत्तर देंगे। बायोस्फीयर और इकोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है एक, आप देख रहे हैं कि बायोस्फीयर जो है उसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का कोएग्जिस्टेंस का एरिया है। इकोस्फीयर भी बायोस्फीयर को ही व्यक्त करता है। जैसे हम पृथ्वी को एक बृहद जैव मंडल मानते हैं, और पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र का आकार बहुत छोटा भी हो सकता है, ये आप ध्यान से याद रखेंगे। बहुत छोटा, एक वृक्ष भी अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है, पर्यावरण। लेकिन हम जब जैव मंडल की बात करते हैं तो ये एक बृहद स्तर पर होता है। जैसे पृथ्वी एक लार्जर स्केल का जैव मंडल है, और उस लार्जर स्केल वाले जैव मंडल में कई छोटे छोटे पर्यावरण हमें मिलते हैं। जैसे तालाब भी अपने आप में एक पर्यावरण है, झील अपने आप में एक पर्यावरण है, मरुस्थल अपने आप में एक पर्यावरण है, वन अपने आप में एक पर्यावरण है, महासागर अपने आप में पर्यावरण है। तो हमारी जो पृथ्वी है एक बृहद जैव मंडल है, लेकिन उस बृहद जैव मंडल वाले पर्यावरण में छोटे स्तर पर कई सारे पर्यावरण मिलते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब जो प्राकृतिक पर्यावरण के जो अंग हैं, जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है, जिनसे जैव मंडल का निर्माण होता है, तो इसके बारे में पीछे भी बताया है, थोड़ा सा और जान लीजिए। स्थल मंडल यानी स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहां हमें वन, कृषि और मानवीय बस्तियां बसाने के लिए भूमि तथा पशुओं के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या है कि बेसिकली प्रोवाइड अस मेनी बेनिफिट। क्या क्या वो देता है हमें? तो वन संसाधन प्रोवाइड कराता है, वन है उस पर, कृषि के लिए और मानवीय बस्ती बसाने के लिए वो हमें लैंड प्रदान करता है, पशुओं के लिए वो ग्रास लैंड प्रदान करता है, और इसी लिथोस्फीयर से हमें बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, खनिज मिलते हैं,
जिसमें मेटेलिक खनिज है, नॉन मेटेलिक खनिज है, कई सारे जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हमें मिलती है। जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, पृथ्वी से स्थल मंडल से ही मिलता है, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो खनिज संपदा को इसी संदर्भ में। और जैसे लोहा है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, सोना, चांदी, डायमंड, जो भी आप जानते हैं वो। तो लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर वह क्षेत्र है जो वन प्रदान करता है, कृषि और मानवीय बस्तियों के लिए लैंड प्रदान करता है, पशुओं के लिए घास स्थल देता है और डिफरेंट प्रकार का मिनरल्स प्रदान करता है, वो लिथोस्फीयर। जलमंडल क्या होगा? ये धरातल के लिए जल के स्रोत को कहते हैं, यानी धरातल पर जो विभिन्न प्रकार के जल के स्रोत हैं वो जलमंडल कहलाते हैं। यह नदी, झील, समुद्र और महासागर का समूह, यानी कि जलमंडल में सिंपल सा अर्थ है कि जलमंडल में इस धरातल पर अवस्थित जो मेन जल के स्रोत हैं वो शामिल हैं। तो जैसे नदी स्वच्छ जल तंत्र है, झील दोनों प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर भी और लवण जल भी होता है, समुद्र और महासागर लवणीय जल के हैं। तो ये क्या है कि बेसिकली हमें जल की उपलब्धता देता है हमारे सभी कार्यों के लिए, वो है। और वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु का आवरण है, जिसके बारे में हम लोग छठी क्लास के एनसीईआरटी में चर्चा कर चुके हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यह सूर्य के हानिकारक विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जो वायुमंडल का आयन मंडल है, ये आयन मंडल क्या है कि हमारी बहुत सारी जो हानिकारक रेडिएशंस हैं, जो उल्काएं हैं, उससे हमारी सुरक्षा करता है। क्योंकि ये उल्का पिंड जब आयन मंडल में प्रवेश करते हैं तो वहां के आयनीकृत वायु के संपर्क में आकर घर्षित होकर जल जाते हैं और फिर वो कई सारे जो ब्रह्मांडीय और कॉस्मिक किरणें होती है उससे भी हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का जो कंपोनेंट जो भाग है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इसके बारे में ये जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो याद रखना है। और इन्हीं तीनों के कंपोजिशन से क्या बनता है? मिलन स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो बहुत सारे नए टर्म सब आपको मिलेंगे, जैसे लिथोस्फीयर, इसके बारे में आप परिचित हो गए। हाइड्रोस्फीयर क्या है, अब आप इसके बारे में परिचित हो गए। एटमॉस्फेयर क्या है, आप इसके बारे में परिचित हो गए। एक शब्द आपको फिर नया मिल रहा है, जियोस्फीयर, और एक शब्द आपको और नया मिल रहा है, क्रायोस्फीयर। और बायोस्फीयर आप देख रहे हैं कि ये जो बायोस्फीयर है वो क्या है और यहाँ पर हमें क्या चीजें मिल रही है। जियोस्फीयर का अर्थ है पृथ्वी तंत्र पर पाया जाने वाला, ठीक है। तो पृथ्वी तंत्र पर हमें क्या मिलता है? वायु भी मिलता है, एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी से है, लिथोस्फीयर पृथ्वी खूब है, जल उस पर पाया ही जाता है, और क्रायोस्फीयर। जब इस चारों मंडल को हम शामिल कर लेते हैं तो एक जियोस्फीयर का निर्माण होता है, भूमंडल का, भूमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो जियोस्फीयर में कौन कौन शामिल है? एटमॉस्फेयर शामिल है, लिथोस्फीयर शामिल है एंड हाइड्रोस्फीयर। इस तीन से आप परिचित हैं। क्रायोस्फीयर आपके लिए नया है। तो क्रायोस्फीयर जो होता है इसको हम लोग परिभाषित करते हैं किससे? तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक तापमान हिमांक या उसके नीचे हो वो क्रायोस्फीयर कहलाता है। फिर से आप एक बार समझिए, पृथ्वी का वह क्षेत्र, यानी कि हर एक क्षेत्र क्रायोस्फीयर नहीं हो सकता। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पर औसत, जहां का तापमान हमेशा हिमांक या उससे नीचे हो। हिमांक या उससे नीचे होने का क्या अर्थ हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नीचे है, वही क्रायोस्फीयर कहलाता है। तो क्रायोस्फीयर के अंतर्गत कौन आएगा? अब आप खुद सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कराइए कि कहां पर टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नीचे हो सकता है। तो ये आर्कटिक रीजन में होगा, अंटार्कटिका में हो सकता है, जो रूस के साइबेरिया का परमाफ्रॉस्ट कंडीशन है वो, जो ग्रीनलैंड का हिमनद है वो हो जाएगा। और चाहे निम्न अक्षांश हो या मध्य अक्षांश हो, यहाँ के जो माउंटेन है और उन माउंटेन पर 4000-5000 मीटर की ऊंचाई पर जो आइस लेयर है, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्फीयर।
यूपीएससी के मेंस में एक बार पूछा हुआ है प्रश्न कि क्रायोस्फीयर से आप क्या समझते हैं और क्रायोस्फीयर किस प्रकार पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है। तो क्रायोस्फीयर को बताना है उसमें, और क्रायोस्फीयर किस तरीके से पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है ये आपको बताना है। तो क्रायोस्फीयर आप समझ गए कि पृथ्वी पर अवस्थित वह क्षेत्र, या जियोस्फीयर पर, जैसे ये शब्द है टेक्निकल शब्द यूज कीजिए कि जियोस्फीयर पर अवस्थित वह क्षेत्र जहां का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नीचे है वो क्रायोस्फीयर है। और आप इसमें उदाहरण दीजिए कि जैसे अंटार्कटिका का ग्लेशियर है, ग्लेशियर रीजन आर्कटिक का है, रूस के साइबेरिया का परमाफ्रॉस्ट कंडीशन है, ग्रीनलैंड का है, और चाहे निम्न अक्षांश हो या मध्य अक्षांश हो, इन क्षेत्रों में जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर जो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ग्लेशियर है वहां पर ऑब्वियसली टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके नीचे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्फीयर। तो ये है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा परितंत्र क्या है। तो अभी तक आपने जिन चीजों का अध्ययन किया हुआ है वो आप ध्यान से सुनिए कि पर्यावरण क्या है ये ऑल ओवर हम लोगों ने समझ लिया है। जितना मैं समझता हूं किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरा, पर्यावरण का घटक क्या है ये आपने समझ लिया होगा। तीसरा, जो मानव निर्मित पर्यावरण के कंपोनेंट हैं वो, और प्राकृतिक पर्यावरण के जो भाग हैं उसको आपने समझ लिया है। फिर लिथोस्फीयर क्या है, इसका क्या रोल है ये आपने जान लिया है। हाइड्रोस्फीयर क्या है, इसका क्या रोल है ये आपने जान लिया है। एटमॉस्फेयर क्या है, क्या इसका रोल है ये आपने जान लिया है। और इन तीनों के कोएग्जिस्टेंस का जो एरिया है बायोस्फीयर वो क्या है आपने जान लिया। फिर एक जियोस्फीयर आपने देख लिया है कि वो क्या है। और जियोस्फीयर के साथ साथ एक और टर्म आपको मिला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो क्रायोस्फीयर क्या है और कहां पर होगा और क्रायोस्फीयर की क्या भूमिका है, तो भूमिका के संदर्भ में आगे वाले क्लास में आपको बताएंगे कि क्रायोस्फीयर किस तरीके से पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है। ये अपर क्लास में जाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन आप क्रायोस्फीयर से परिचित हैं ये जान लेना। अब है परितंत्र। तो पर्यावरण और परितंत्र क्या एक है या एक दूसरे से अलग है, ये मैं प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं अब परितंत्र की व्याख्या करने के लिए जा रहा हूं। तो आप ध्यान से इसको सुनेंगे। तो परितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वह रहते हैं, और यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा आपस में संबंध होते हैं, उसे हम परितंत्र कहते हैं। तो परितंत्र जो है एक तरीके से पर्यावरण की ही व्याख्या करता है। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल शब्द आ गया है। टेक्निकल शब्द क्या है, तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, तो समस्त जीवधारी का अर्थ है कि पृथ्वी तंत्र पर पाया जाने वाला जो वनस्पति है वो, जो जीव जंतु है वो, जो सूक्ष्म जीवी है वो, और साथ साथ मानव भी इसमें शामिल हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों, तो पर्यावरण का भौतिक घटक क्या है, अभी आपने जस्ट देखा है कि पर्यावरण के भौतिक घटक में वायु है, तापमान है, प्रकाश है, मृदा है, चट्टान है, ये सब जो है पर्यावरण का क्या है, भौतिक घटक है या अजीवीय घटक है। और रासायनिक कारकों के साथ साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं जिसमें वह रहते हैं, और यह सब ऊर्जा और पदार्थ के ट्रांसफर से होता है, आपस में संबंध हो तो उसे हम परितंत्र कहते हैं। यानी परितंत्र जो है एक पर्यावरण का ही बृहत अवधारणा है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण और परितंत्र पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि जिस कंपोनेंट से पर्यावरण का निर्माण हो रहा है उसी कंपोनेंट से एक परितंत्र का भी निर्माण हो रहा है। एक पर्यावरण के निर्माण में जैविक घटक, जो प्राकृतिक पर्यावरण है तो उसके जैविक घटक, अजैविक घटक और भौतिक घटक मिलके बना रहे थे। मानव में जो मानव की परस्पर क्रियाएं हैं
उनकी जो विचारधाराएं हैं और उनके द्वारा जो निर्मित वस्तु है वो पर्यावरण के अंग के रूप में आपने देखा। यहां पर परितंत्र का जो निर्माण होगा वो भी इसी से, एक परितंत्र का निर्माण जैविक घटक, अजैविक घटक, भौतिक घटक और मानव और उसकी विचारधारा और संस्थाओं से मिलकर ही होगा। अब इसमें एक चीज जो आपको नया दो चीज मिला है वो क्या है कि ये सब किससे होगा, तो ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से। और ये ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण परितंत्र में कैसे होता है, तो ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण परितंत्र में दो तरीके से होता है। एक शब्द हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य जाल, यानी फूड चेन और फूड वेव के माध्यम से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का ट्रांसफर होता है। पर्यावरण में भी ये होगा कि चूंकि पर्यावरण में जब जीवों का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है तो एक कम्युनिटी के जो जीव हैं दूसरे कम्युनिटी के से जीव से जब आकर्षण में आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि वो खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा प्रवाह, पोषण स्तर के माध्यम से ही आएंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अर्थात सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वह एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या है, परितंत्र का निर्माण करता है। जैसे वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, महासागर एवं छोटे तालाब भी एक प्रकार के परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि परितंत्र और पर्यावरण में बहुत अंतर, लेकिन परितंत्र में क्या है कि परितंत्र, या इसको आप पारिस्थितिक तंत्र आगे चलकर कहेंगे बड़े तौर पर, तो परितंत्र जो है छोटे स्तर का भी हो सकता है, लेकिन परितंत्र के निर्माण में भी जैविक घटक की भूमिका होगी, अजैविक घटक की भूमिका होगी, भौतिक घटक की भूमिका होगी और मानव की जो विचारधाराएं, जो संस्थाएं, जो उनकी रचनाएं हैं उसकी भूमिका होगी। हाँ, ये है कि परितंत्र छोटे आकार का भी हो। जैसे बड़े तौर पर देखेंगे तो महासागर एक बहुत बड़ा परितंत्र है, बृहद परितंत्र है, लार्जर स्केल का। छोटे परितंत्र में आप देखो तो एक छोटा तालाब, वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, सभी के अपने अपने पर्यावरण और परितंत्र होते हैं। तो एक पर्यावरण का निर्माण जिन घटकों से होता है उन्हीं घटकों से मिलकर एक परितंत्र का भी निर्माण होता है, और यही शब्द आगे चलकर आपको पारिस्थितिक तंत्र में ले जाएगा। और परितंत्र के जीव जो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं वो किसके माध्यम से जुड़ते हैं, तो परितंत्र के जीव जो आपस में जुड़ते हैं वो एक जुड़ते हैं जैसे खाद्य श्रृंखला होता है, फूड चेन होता है। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। इस खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से पोषक तत्वों का ट्रांसफर होता है, रासायनिक तत्वों का ट्रांसफर होता है। फिर एक पोषण स्तर, हालांकि जब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बनेगा तो उसी में पोषण स्तर का निर्माण होता है ये, और फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा प्रवाह, इन सभी के द्वारा एक कम्युनिटी के जीव दूसरे कम्युनिटी के जीव से संबंध स्थापित करते हैं जिससे एक परितंत्र का निर्माण होता है। और परितंत्र आकार के आधार पर छोटा भी हो सकता है, जैसे एक तालाब है अपने आप में एक परितंत्र है, और बड़े तौर पर महासागर अपने आप में परितंत्र है। तो परितंत्र क्या है ये सभी का क्लियर हो गया, और पर्यावरण से ये कैसे रिलेटेड है ये सभी का क्लियर। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल सभी को पता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, एक डायग्राम से आप इसको समझने का प्रयास करें, हालांकि आगे इस पर आएगा। खाद्य श्रृंखला होता है, जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, घास परितंत्र का उदाहरण ले लीजिए खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए। तो घास परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होता है, यहाँ पर हरे घास क्या है, उत्पादक है, ग्रीन
ग्रास उत्पादक हैं। इनसे आहार के रूप में ग्रहण करने वाले जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं शाक भक्षी कीट। जो खरपतवार को खा के रहता है वो शाक भक्षी कीट। इस शाक भक्षी कीट को भक्ष के रूप में ग्रहण करने वाला होता है मेढक। मेढक को यहाँ पर भक्ष के रूप में ग्रहण करने वाला होता है सांप। सांप को यहाँ पर ग्रहण करने वाला होता है बाज होता है, या आप जो नेवला कह लो वो होता है, मोर भी होता है ये। तो ये हो जाएगा। तो ये जो है आप बढ़िया से ध्यान से सुनिए, किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण में जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करने की क्षमता होती है वो उत्पादक होता है, और ये ट्रॉपिक लेवल 1 का निर्माण करता है। ये पोषण स्तर 1 के प्राणी होते हैं। और हरे घास से शाक भक्षी कीट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और ये द्वितीय पोषण स्तर का निर्माण करेगा, द्वितीय पोषण स्तर का। जो मेढक है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता पोषण स्तर 3 का प्राणी होता है। मेढक से सांप में जा रहा है तो ये टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा, और टर्शियरी कंज्यूमर है तो पोषण स्तर 4 का ये प्राणी हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी जो है सो चतुर्थ लेवल का हो जाएगा। और ये तो खाद्य श्रृंखला हम लोग कहते हैं कि जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में रासायनिक तत्वों का जो प्रवाह है उत्पादक से लेके विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक रूप से लेकिन सिंगल चैनल में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो आप देखो इस पर्यावरण में यानी जो घास परितंत्र है, इस परितंत्र के जो जीव हैं एक दूसरे से संपर्क में कैसे आ रहे हैं, इसी आहार श्रृंखला के माध्यम से आ रहे हैं। तो ये आहार श्रृंखला ही है जो जीवों में एक दूसरे को संपर्क में ला रहा है ये। और जब ये जो आहार श्रृंखला है जब इसके डिफरेंट चैनल हो जाए, अनेक चैनलों से रासायनिक पदार्थों का चक्रण प्रवाह शुरू हो जाए तो वो खाद्य जाल का निर्माण करता है। क्लियर है? फूड चेन ही है सौरभ कुमार जी, ये खाद्य श्रृंखला ही है। हमने समझने के लिए घास परितंत्र के रूप में एक उदाहरण लिया है, ये खाद्य श्रृंखला ही है, फूड चेन ही है ये। क्लियर है सभी का? फूड चेन समझ गए? अब मानव पर्यावरण संबंध है। तो बेसिकली मानव पर्यावरण संबंध जो है ये है क्या, और इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं ये आपको ध्यान से समझना है। तो मानव पर्यावरण संबंध जो है ये बेसिकली क्या है, तो प्राचीन समय से लेकर यानी कि मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जो मानव की विकास यात्रा रही है, तो एक जैविक मानव से लेकर एक प्रौद्योगिकी मानव तक आने के क्रम में मानव और पर्यावरण का जो रिलेशन है वो किस तरीके से था और किस तरीके से वो चेंज हुआ है, ध्यान से सुनेंगे कि मानव पर्यावरण संबंध में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो मानव पर्यावरण संबंध में हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर अर्थात जैविक मानव से लेकर वर्तमान में हम आप जो प्रौद्योगिकी मानव है यहाँ तक की जो विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा के क्रम में मानव पर्यावरण संबंध किस तरीके से प्रभावित हुए, यानी कि मानव ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है और पर्यावरण ने मानव को कैसे प्रभावित किया है, इन चीजों का जो अध्ययन है मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो मानव पर्यावरण संबंधों का जो अध्ययन है ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि समय के साथ मानव पर्यावरण संबंध बदलते रहे हैं और आगे चलकर इसमें और चेंजिंग आने की संभावना है। तो इसलिए मानव पर्यावरण संबंध एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट ना होकर एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, गतिशील संकल्पना है। और ये
समय एवं मानवीय विकास के संदर्भ में डायनेमिक है। जैसे जैसे समय बीतता है या बीता है और जिस तरीके से मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया है, अपने बुद्धि का विकास किया है, उस हिसाब से मानव ने पर्यावरण को प्रभावित किया है और पर्यावरण ने भी मानव को प्रभावित किया है। तो मानव पर्यावरण संबंध जो हमेशा से अध्ययन का एक केंद्र बिंदु रहा है, भूगोल के अंतर्गत एक केंद्रीय विषय रहा है, इसमें हम लोग इसी चीज का अध्ययन करते हैं कि एक जैविक मानव से लेके एक प्रौद्योगिकी मानव के इस विकास यात्रा में मानव ने पर्यावरण को किस तरीके से प्रभावित किया है और पर्यावरण ने मानव को किस तरीके से प्रभावित किया है, उसका अध्ययन है। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट ना होकर एक गतिशील संकल्पना है, और गतिशील किस संदर्भ में है, तो समय और मानव के प्रौद्योगिकीय विकास के संदर्भ में ये गतिशील संकल्पना मानी जाती है। तो प्राचीन काल से लेके वर्तमान समय तक, रत्नेश कुमार जी ये डेली क्लास होती है 6 बजे, प्राचीन समय से लेके वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण विकास संबंध का अध्ययन जो है ये 4 चरणों में हुआ है। पहला जो मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन है वो क्या है, आखेट का युग है, जिसको आप खाद्य संग्रह और शिकार की अवस्था कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो। और ये जो प्रथम चरण है वो क्या है, खाद्य संग्रह और शिकार की अवस्था। तो मानव पर्यावरण संबंधों में जो पहला चरण है, जो पहला स्टेज है वो क्या है, आखेट का युग अर्थात खाद्य संग्रह और शिकार की अवस्था। उसके बाद दूसरा जो चरण आता है उसको कृषि क्रांति का युग कहते हैं। तीसरा जो अवस्था है वो है औद्योगिक क्रांति का युग, और चौथा जो चरण है, जो वर्तमान चरण है, वो क्या है, सूचना क्रांति का युग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। तो अब इसमें छठे के सातवें के एनसीईआरटी में इससे ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन आप इसमें समझेंगे क्या और कैसे समझेंगे वो आप ध्यान से समझिए कि मानव पर्यावरण संबंध में आखेट का जो युग था, यानी कि जिसमें मानव खाद्य संग्रह करता था, शिकार करता था, उस समय मानव पर्यावरण संबंध कैसे थे, ये हमें इसमें जानना होता है। वहां से आने पर जब कृषि क्रांति हुई, यानी कृषि का विकास हुआ, तो कृषि के विकास होने से मानव पर्यावरण संबंधों पर किस तरीके का रिलेशन हुआ, यानी किस तरीके से प्रभावित हुआ, मानव ने कैसे पर्यावरण को प्रभावित किया, पर्यावरण ने मानव को कैसे प्रभावित किया। ये वहां से बीतने पर जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, 1760 के दशक से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, तो औद्योगिक क्रांति के शुरुआत होने से जो कारखाना प्रणाली का विकास होता है, उसके बाद से लेके किस तरीके से मानव पर्यावरण संबंध जो संतुलन में था वो बिगड़ा, चेंज होना शुरू हुआ, और वर्तमान समय में जो मानव पर्यावरण संतुलन असंतुलन की स्थिति में है वो इसी औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। और सूचना क्रांति का जो 21वीं शताब्दी का दौर है, इसने कैसे इसको प्रभावित किया है। तो इन चीजों को जब हम लोग इसमें लिखते हैं तो हम इसे मानव पर्यावरण संबंध के, जैसे आप आखेट या शिकार का युग देखोगे, तो आखेट या शिकार का जो युग है मानव पर्यावरण संबंधों में, ये एक ऐसा समय है जब मानव और पर्यावरण संबंध पूर्णतः संतुलन की अवस्था में था। क्यों संतुलन की अवस्था में था? क्योंकि इस समय प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, और साथ ही साथ क्या था कि मानव की आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। उसकी आवश्यकता एक तरीके से को कुछ थी ही नहीं। उसकी आवश्यकताएं क्या थी कि वो घूम घूम कर खाद्य संग्रह करके भोजन करता था, बस वही उसकी आवश्यकताएं थी। उसको ये नहीं था कि हमें धन संचय करना है, हमें इस तरीके से। तो उस समय चूंकि मानव की आवश्यकताएं न्यूनतम थी, वो खाद्य संग्रह और शिकार तक सीमित था, उनकी जनसंख्या बहुत कम थी। तो मानव की जनसंख्या बहुत कम होने के कारण, उसकी आवश्यकता बहुत कम होने के कारण, और जो भी उसकी आवश्यकता थी वो प्रकृति से आराम से फुलफिल हो जाती थी। इसलिए आखेट और जो खाद्य संग्रह या शिकार का अवस्था था, उस समय मानव पर्यावरण संतुलन या संबंध एक संतुलन की स्थिति में था। उसके बाद जब हम कृषि क्रांति में आते हैं, तब तक मानव पशु को पालतू बनाना सीख लेता है, अग्नि का आविष्कार हो चुका है। कृषि के आविष्कार होने से क्या होता है कि
मानव की एक सामुदायिक जीवन की शुरुआत होती है, पशुपालन से कम्युनिटी लाइफ शुरू हो जाता है, तो सामुदायिक जीवन की शुरुआत होती है, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, थोड़ी बहुत मानव की जनसंख्या भी बढ़ती है। कृषि क्षेत्र प्राप्त करने के लिए मानव जो है थोड़ा बहुत जंगलों को साफ करता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र चाहिए, पशुओं को रखने के लिए जो है सो कुछ चारा चाहिए, कुछ उसके जो घर हैं उसके निर्माण के लिए कुछ संसाधन चाहिए। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि मानव थोड़ा बहुत प्राकृतिक पर्यावरण में अवश्य हस्तक्षेप करने लगा था, लेकिन अभी भी बात वही है कि मानव की जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, उसकी टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं, आदम टेक्नोलॉजी है, जिससे वो प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो जनसंख्या कम है, टेक्नोलॉजी उसकी आदम प्रकार का है, संसाधन भरा पूरा है, और मानव की जो आवश्यकताएं थी वो आराम से फुलफिल हो जाती थी। तो इस समय भी मानव पर्यावरण संबंध जो है एक संतुलन की अवस्था में था। वहां से जब हम औद्योगिक क्रांति में आते हैं, तो औद्योगिक क्रांति से क्या होता है, कारखाना प्रणाली का विकास होता है, और कारखाना प्रणाली के विकास से क्या होता है कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सब तेजी से होता है, जीवाश्म ईंधनों का दहन होता है, और यहां से मानव पर्यावरण संबंध जो पहले संतुलन की अवस्था में था वो एक चेंज होना शुरू होता है, और धीरे धीरे वो असंतुलन की अवस्था में पहुंचता है। और वर्तमान सूचना क्रांति के युग में तो आप जानते ही हैं कि मानव पर्यावरण संबंध जो है वो लगभग पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है, और इस असंतुलन के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं यही आपको लिखना है इसमें, जो आप जानते हैं। क्लियर है सभी का, कोई डाउट? यहां तक क्लियर है सभी का? इस टॉपिक में इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं है, छोटे टॉपिक थे पर्यावरण के, तो इसमें इतना ही था। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। क्या कारण है कि मानव पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है? आप खुद जानते हैं, आप क्यों पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। इसके पीछे दो तरीके के कुछ जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो भी मानव पर्यावरण संबंधों को परिवर्तित करने वाला है। तो उस दार्शनिक विचारधारा थॉट को हम आगे आपको बताएंगे। और बेसिकली हमारी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, हमारी जो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, इसके कारण हम पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। ठीक है। प्रवाल भीति क्या होती है? प्रवाल एक प्रकार का महासागर का एनिमोन होता है। ये एक सेलिन्ट्रेटा वर्ग का जो जीव प्राणी है उसमें रखते हैं प्रवाल को। महासागर में एक पॉलिप नाम का जीव पाया जाता है। इस पॉलिप नामक जीव का जो हारमांस अस्थिपंजर होता है, एस्क्लेटेंस होता है, उसके एस्क्लेटेंस के एग्लोमरेशन से जो है प्रवाल की उत्पत्ति होती है। ये एक कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक ना। कॉलोनी यानी कि समूह में रहते हैं, और समूह में रहने के साथ क्या होता है कि जब ये रीफ का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, तो जब ओल्डर जनरेशन के प्रवाल की मृत्यु होती है तो ठीक उसके ऊपर नए जनरेशन के प्रवाल अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक कैलकेरियस चट्टान की श्रेणी में भी आता है, प्रवाल एक कैलकेरियस रॉक की श्रेणी में भी आता है। क्लियर है सभी का? क्रायोस्फीयर फिर से बता दें। क्रायोस्फीयर जियोस्फीयर पर अवस्थित वह क्षेत्र है जहां का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे होता है, वो क्रायोस्फीयर है। अब आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए कन्हैया जी कि पृथ्वी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कहां पर हो सकता है हमेशा, ठीक ना। कुछ एमसीक्यू है इसी टॉपिक से संबंधित, 4-5 एमसीक्यू है, लाएं। देखो तो पहला जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है उसी से कुछ छोटे छोटे हल्के हल्के प्रश्न हमने बनाए हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परितंत्र है, नेचुरल इकोसिस्टम है? मरुस्थल, ताल, वन। आपको बताना है इसमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र है।
क्विक फास्ट फास्ट। कौन इसमें प्राकृतिक परितंत्र है? बहुत क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है। ताल क्या होता है? तालाब होता है, छोटे स्तर का जलाशय जो ह्यूमन मेड होगा। ताल जब मैं बता ही दूंगा तो फिर उत्तर तो निकल ही जाएगा ना, लेकिन फिर भी बता दिया। तो इसमें ताल नहीं होगा। मरुस्थल और वन जो है ये तो आप जानते ही हैं कि मानव निर्मित है, सॉरी प्राकृतिक निर्मित है। ताल ह्यूमन मेड होता है। तालाब एक तरीके से इसका सेंस है, ये समझिए। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक है? विच आर द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? धर्म, राजनीति, समुदाय एंड स्थल। इसमें से कौन मानवीय पर्यावरण का घटक है? तालाब प्राकृतिक भी होता है, हम लोग भी बनाते हैं। आपके गांव में जो तालाब है वो प्राकृतिक है या बनाया हुआ है? तो सभी हम लोग अभी पढ़े हैं। जो लैंड है, जो स्थल है, बेसिकली ये लिथोस्फीयर के बारे में कह रहा है। तो लिथोस्फीयर क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का है, प्राकृतिक पर्यावरण का। तो 4 जो है वो नहीं होगा, और 4 नहीं होगा तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी अभी हम लोग पढ़े हैं कि हमारी जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, संस्थाएं हैं, राजनीतिक विचारधारा और संस्थाएं और समुदाय, ये क्या है? कम्युनिटी मानवीय पर्यावरण का घटक है। तो 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है? ह्यूमन मेड पर्यावरण है। विच आर द ह्यूमन मेड पर्यावरण? पहाड़, समुद्र, सड़क और इमारत। बहुत सरल प्रश्न है। कौन इसमें मानव निर्मित पर्यावरण है? क्विक फास्ट फास्ट। कौन इसमें मानव निर्मित ह्यूमन मेड पर्यावरण है? तो ह्यूमन मेड क्या हो जाएगा इसमें? 3 और 4 हो जाएगा, सड़क और इमारत। ये जो पहाड़ और समुद्र है ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण है ये दोनों नेचुरल इन्वायरमेंट है। जो सड़क कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं ये। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए खतरा है। जनसंख्या वृद्धि, पादप वृद्धि, औद्योगिकरण, अनियोजित शहरीकरण। तो इसमें से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है, ये आपको बताना है। क्विक फास्ट फास्ट। तो लगभग सभी लोगों का सही है। 4 का जिन्होंने सी किया है, 1, 3, 4 उनका सही है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि अवश्य जो है सो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डालता है, और भूमि उपयोग पैटर्न को ये चेंज कर रहा है, जनसंख्या वृद्धि। इससे निर्वनीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, पर्यावरण निम्नीकरण, प्रदूषण को प्रोत्साहन मिलता है। औद्योगिकरण और अनियोजित शहरी विकास, ये तीनों क्या है? पर्यावरण के लिए एक तरीके से खतरे हैं। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट है, औद्योगिकरण से क्या होता है? औद्योगिकरण आप करते हैं तो उससे तो एक, यदि सही तरीके से इसका विस्तार ना हो तो डिफॉरेस्टेशन होता है। और दूसरा औद्योगिकरण से क्या होता है कि यदि उस उद्योग के लगाने में, संचालन में जीवाश्म ऊर्जा का प्रयोग होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें बाहर निकलती है, जो वातावरण को निम्नीकृत करता है, प्रदूषित करता है। और अनप्लान्ड शहरीकरण भी पर्यावरण के ऊपर दबाव डालता है, ये डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देता है। तो 1, 3 और 4 सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित युग्म की पहचान करना है कि क्या जैव मंडल स्थल जलवायु के पारस्परिक क्रिया का क्षेत्र है?
परितंत्र क्या जीवों और उनके परिवेश के संबंध का अध्ययन है। पर्यावरण क्या हमारे आसपास का क्षेत्र है। तो कुछ कीवर्ड हैं एक तरफ और सामने में उसका एक्सप्लेनेशन है। क्या कीवर्ड उसके सामने के एक्सप्लेनेशन से करेक्टली मैच कर रहा है। कितना टाइम 6 से 12 तक का बुक खत्म हो जाएगा ये अभी कैसे बता सकते हैं। अभी आप हमसे जुड़े हैं तो चलिए 1-1.5 महीना तक चलिए पहले तब ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। सभी एक दूसरे से करेक्टली मैच्ड हैं। सभी के बारे में अभी हम लोगों ने व्याख्या किया है। सभी एक दूसरे से करेक्टली मैच है। तो ये 5 प्रश्न थे। आज का क्लास यहीं रोकूंगा और आज के क्लास में यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कल जो है हम लोग इस सेक्शन पर क्लास करेंगे इसीलिए यहाँ पर लाए हैं। कल का जो क्लास का टॉपिक होगा वो हो जाएगा क्या होगा कल के क्लास का टॉपिक। तो हमारी पृथ्वी के अंदर एक तरीके से ये टॉपिक पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना और उसके अंदर की चीज के बारे में। तो कल इस टॉपिक का अध्ययन किया जाएगा। ये टॉपिक हम लोग कल अध्ययन करेंगे। कल ये टॉपिक अध्ययन करेंगे विथ एमसीक्यू रहेगा। तो आज के क्लास में यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है, शुभ रात्रि है, गुड नाइट है, सब बाखैर है। कल मिलेंगे सभी से।